सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार के सदस्य भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मन से अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आप लोग हिंदी जो है पुस्तक उसको पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए और वर्णिका को भी पढ़िए, ठीक है? कल मैं आपको हम काव्य खंड का जो पहला पाठ के कुछ व्याकरण के प्रश्न थे उसको हम बताए थे आपको, और उसमें से कुछ है तो उसको हम आप लोग को बना लीजिएगा, आप लोग को दिए हैं बनाने के लिए, क्योंकि खास कुछ है नहीं। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द अगर छोटा दिया है तो बड़ा हो जाएगा, पर्यायवाची मतलब उसके अनेकों नाम से हम लिख सकते हैं। जैसे जल का दिया है तो वाटर, जल का नीर हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। तो ये से कुछ शब्द हैं जो उसको आप लोग बना लीजिएगा। नहीं आएगा तो हम बता देंगे। और दूसरा बात है कि उसमें प्रश्न उत्तर जो दिया है उसको हम कुछ दिन में आपको तैयारी करा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपको हम भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? आज गद्य खंड जो है जिसमें कहानी, निबंध, रचना, आपका यात्रा वृत्तांत ये सब रहता है, तो उसी जो पाठ 4 है उसको हम आज देखेंगे। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये ललित निबंध है, एक निबंध है, ठीक है ना? निबंध जैसे आप लोग कोई भी निबंध हो, जैसे आप लोग दुर्गा पूजा पर, ईद पर, प्रदूषण पर लिखते नहीं है ईद निबंध, वैसे ही ये भी एक प्रकार का क्या है, निबंध है, ठीक है? तो इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? तो आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवनी को जानेंगे, इनके जन्म, मृत्यु, कहाँ तक पढ़ाई किए, कहाँ पढ़ाई किए, इनकी कौन कौन सी रचना है, ये हम जानेंगे आज। और उसके अगले दिन हम आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है? देखिए, आप लोग गोदली और वर्णिका का पुस्तक ले लीजिए। और हाँ, एक और बात आपसे हम बता दें कि जो उर्दू वाली लड़की है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी वीडियो देख रही हैं, उर्दू की जो लड़कियां हैं, उससे आपको हम बता दें कि आप पिछले भाग 3 जो हमारे स्कूल में 8वां वर्ग में चलता है उसी से प्रश्न पूछता है परीक्षा में। उर्दू की जो लड़की है जो संस्कृत और हिंदी देगी उससे आपका गोदली और वर्णिका से पूछेगा, और जो उर्दू की लड़की है उसको पिछले भाग 3 से प्रश्न पूछेगा। आप लोग पिछला भाग 3 को भी देखिएगा, ठीक है? 10th, क्योंकि हम 9th क्लास में देखे हम प्रश्न जो पूछा था इस बार, तो वह प्रश्न आपका 7वां वर्ग से था और 10th में 8वां वर्ग से पूछता है, जो उसका नाम है पिछला भाग 3, ठीक है? 8वां वर्ग की जो पुस्तक है। चलिए, आप लोग को तो बता दिए, आगे चलते हैं। हम ललित निबंध जो है उसको देखेंगे। किताब आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ गए। ध्यान से देखिएगा, जो मेन है उसको हम कलर कर दिए हैं, ठीक है? उसी को हम बताएंगे। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो सन 1907 ईस्वी में। ये आरत दुबे का छपरा कोई गांव का नाम है, ये बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बलिया जिला हो गया, और गांव या शहर हो जो दुबे है, ठीक है ना? आरत दुबे उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है? आप देखिए, इस पुस्तक में आप लेखक का परिचय अगर सारा पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो बिहार से हैं, बहुत सारे लेखक जो हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हम आपको बता दिए, आगे दे रहे हैं। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है और संस्कृत, प्रकृति का अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं और उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन
मानवतावादी संरचना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। बहुत सारे इनके बारे में दिया गया है। ये लाइन, हर एक वर्ड, हर एक वाक्य में इनकी बात विशेषता को बारे में दर्शाया है। ठीक है, सबसे पहले दिया है कि इनकी जो कर्म है, जो इनकी कार्य है, वो भारतवर्ष में ही एक रचना के आकार पर, रचनात्मक मतलब रचना, जिसको हम रच सकते हैं। जैसे आप कोई बात को रचते नहीं, लिखते नहीं हैं, वही ये कह रहे हैं रचना। ठीक है, इनकी रचनात्मक है। और ये कह रहे हैं ये संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और बांग्ला आदि भाषाओं में बहुत सारे ये इतिहास के, धर्म, संस्कृति के और धर्म दर्शन आदि के बहुत बड़े ये ज्ञान विज्ञान भी कह रहा है। ये इनकी इतनी क्षमता थी, समझ में आया ना जी। आगे ये कह रहे हैं कि वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की साहित्यता को में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीय का संगम है। कह रहे हैं कि वो अपने ज्ञान को ऐसे संसार के ऐसे तरीके से ललित करते हैं, मतलब लिखते हैं, उसको सजाते हैं चित्र से कि वो देखने योग्य, समझने योग्य होता है। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं इस प्रकार उनके एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाएक हो उठते हैं। मतलब कह रहे हैं कि वो जब कुछ लिखते हैं या बोलते हैं या समझाते हैं या ज्ञान लेते हैं, तो एक साथ कबीर की बातें आप लोग जानती हैं, कबीर की, तुलसीदास, यहाँ तुलसी की बातें हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर के कौन नहीं जानता है, जो आपके जन गण मन के जो हमारे राष्ट्रगान है, ठीक है ना, राष्ट्रगीत कौन है, बंकिम चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जो है जन गण मन है, उनकी ये कह रहा है। इनकी एक साथ जब बोलते हैं तो ये तीनों की बातों उनमें रहती है। कबीर जी का आप लोग को बात जानते हैं, वो किसी जाति धर्म को नहीं मानते, वो इंसान की सेवा करना, इंसान की सहायता करना, इंसान में ही समझते हैं भगवान होते हैं। वो किसी दिखावा में, मंदिर मस्जिद में नहीं करते हैं। वो देखिए कबीर, तुलसीदास को आप लोग जानते हैं कि कितने महान व्यक्ति तुलसीदास का क्या बोलते हैं आप लोग, रामचरितमानस जो है वो उनकी रचना है तुलसीदास की। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनकी जो सांस्कृतिक दृष्टि है, संस्कृति मतलब होता है कि जैसे संस्कृति मतलब नाच गान प्रोग्राम नहीं होता है, जैसे वैसे यहाँ कह रहा है उनकी जो सांस्कृतिक दृष्टि है, उनकी सोच है, तो उनकी नज़र है वो अपूर्व है। ठीक है, उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। ये कह रहे हैं उनके अनुसार ये सांस्कृतिक है, ये सारे नाच गान जो है या कोई चित्रकारी जो दिखाता है या कोई सिनेमा है, ये एक जाति की नहीं है उनके अनुसार। किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ सांधनासों के लवण नीर संयोग से विकसित हुआ है। मतलब कह रहे हैं ये अनेक जातियों जैसे जैसे इस दुनिया में आए, जैसे जैसे अपने प्रतिभा को दिखाए, तो वैसे वैसे व्यक्ति जो मेहनत किया, सबकी देन है यहाँ की जो संस्कृति है। ठीक है, किसी एक की नहीं है। आगे कह रहे हैं द्विवेदी जी की रचनाएं कौन कौन सा है? अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, कुटज है, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और ये दिया है कि सुर साहित्य, कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय कालीन, कालिदास की ललित योजना। समझ रहे हैं ना, इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे दिया है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि के प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो उनको क्या बोलते हैं, पद्म, यहाँ कह रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
और ये काशी विश्वविद्यालय में और प्रोफेसर के और प्रशासनिक पद मतलब होता है, जैसे आपका हो गया प्रशासनिक पद में डीएम हो गए, मतलब लोगों की जो सेवा करना, समझ में आना जी। जैसे डीएम हो गया, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, ये सब प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है जैसे, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया था, ठीक है। 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। आगे देखिए, इस जो आगे दिया गया है, इस पाठ से संबंधित दिया गया है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि इंसान जो है वो नाखून को नहीं काटता है, और नाखून जो होता है ये पशु तो मतलब पशु के समान है। पहले ज़माने में जो लोग जो रहते हैं नाखून बढ़ाते थे, जिसके द्वारा वो किसी भी शिकारी को जब शिकार करते थे तो उसी से फाड़ते थे, चीर के खाते थे। लेकिन आजकल का समय में आप लोग खुद बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो नाखून बांधते हैं, ये शौक मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। यह पशुता का मतलब जानवर का प्रतीक होता है, ठीक है। इसके बारे में ये दिए हैं। आगे हम जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक आपको मौखिक रूप से व्याख्या करेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आपको इसके बारे में नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको हम बताएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 1-2 बार इनके जीवनी को पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, समझाने योग। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको बार बार हम क्या बोलते हैं एकदम एक लाइन एकदम रट्टा मार कर पढ़ाया जाए, वैसा तो नहीं है। आप लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है। ऐसे मीटिंग बना लीजिए और ये पाठ को भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम कल इसको व्याख्या बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में धन्यवाद।